वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये वीडियो क्लास 12th एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। विषय अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य। जिन जिन विद्यार्थियों का पेपर होने वाला है इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का, वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें से ही डिट्टो एज इट इज़ मैच होगा पूर्णांक 80/80। ठीक है, जो 12 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, उसकी दृष्टि से ये पेपर जो मैं करा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यकीन मानिए, जिन विद्यार्थियों ने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है वो टेंशन ना ले बिल्कुल भी। इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको पूरा मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। इस वीडियो को आप रट लेना देखकर, और आपको कॉपी में नोट साथ के साथ करते रहना है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद किए। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, सबसे पहले पूछा गया है, देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, एक समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसका मूल उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उपयोगिता का संबंध होता है। तो देखिए, उपयोगिता का संबंध किससे होता है? उपयोगिता का जो संबंध है वो होता है लाभदायकता से। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो देखिए, जब कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत जो उपयोगिता होती है वो होती है शून्य। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। तो देखिए, पूरक वस्तु ऐसी होती है जो एक बार हम यूज़ कर ले तो वो काम नहीं आती बार बार। तो कार तथा पेट्रोल, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, मांग की जो कीमत है और लोच से ऐसा अभिप्राय है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, उसे कहते हैं मांग की कीमत लोच। ठीक है, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो इसमें क्या होती है। तो देखिए, इसमें क्या होती है? शून्य कीमत लोच। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो गए हैं। यकीन मानिए, आपको 80/80 में दिलवा के ही रहूँगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इकोनॉमिक्स वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें। चलिए, इस प्रकार से आपके इंग्लिश में भी सॉल्यूशन हो जाएंगे, आप मिला लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक जो रिक्त स्थान है उनको आपको ध्यान रहना है और साथ के साथ नोट करते चलिए पहला क्वेश्चन है, अल्पकालीन उत्पादन फलन को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो देखिए, अल्पकालीन जो उत्पादन फलन है इसको हम या तो कह सकते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। एक तो ये आंसर हो सकता है आपका उत्पत्ति ह्रास नियम, एक तो ये आंसर हो सकता है। या फिर अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो मैं एक और आंसर इसको बता देता हूँ, दोनों करेक्ट होंगे। एक तो होगा उत्पत्ति ह्रास नियम, या फिर इसको एक और चीज़ कहा जाता है, वो कहा जाता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ठीक है, दोनों के दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी आप लिखना चाहो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को एक तो कहा जाता है उत्पत्ति ह्रास नियम, दूसरा कहा जाता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। कोई सा भी आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पैमाने के प्रतिफल का संबंध रिक्त स्थान अवधि से है। तो देखिए, पैमाने के प्रतिफल का जो संबंध है वो होता है दीर्घकाल अवधि से। ठीक है, दीर्घकाल या दीर्घकालीन, कोई कुछ भी आप लिख सकते हैं, दीर्घकालीन अवधि से। ठीक है, लंबे समय के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें रिक्त स्थान हो जाती है। तो देखिए, क्या हो जाती है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा, या तो आप लिख सकते हैं कुल परिवर्ती लागत, या तो ये हो सकती है वो। ठीक है, कुल परिवर्ती लागत, या फिर हो सकती है एक और हो सकती है कि कोई परिवर्ती लागत। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। परिवर्ती लागत भी वही चीज़ होती है, या फिर कुल परिवर्ती लागत या कुल स्थिर लागत भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, परिवर्ती लागत। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है इसलिए आंसर इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें क्या हो जाती है? कुल परिवर्तन लागतें हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के रिक्त स्थान अक्षर जैसा होता है। तो देखिए, यू अक्षर जैसा होता है ये। ठीक है, यू इस प्रकार से आप बना देना, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि यू अक्षर। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, परिवर्ती पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच रिक्त स्थान संबंध बताता है। तो देखिए, कैसा संबंध बताता है?
विपरीत संबंध, दोनों एक अलग अलग चीज़ है बिल्कुल ही, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इसलिए विपरीत संबंध बताता है, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट रिलेशन, विपरीत संबंध। लास्ट क्वेश्चन है दूध जैसी वस्तु के लिए, देखिए दूध हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच कहलाती है बेलोचदार, ठीक है, इंग्लिश में से डॉट कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं बेलोचदार, ठीक है, बेलोचदार, दूध हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, इसे कहते हैं बेलोचदार लोच, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट एग्जाम हो जाएंगे, सारे के सारे आईएमपी है, परीक्षा में यही पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सत्य सत्य यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होते हैं उसे संतुलन कीमत कहते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है। देखिए संतुलन कीमत की परिभाषा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है, आप यहीं से याद कर सकते हैं कि जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होते हैं उसे संतुलन कीमत कहते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात हो जाएगी ये, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार कीमत उच्चावान वचन वाली प्रक्रिया है। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, जो बाजार की कीमत है उच्चावान प्रक्रिया वाली है, ठीक है, सत्य बात है ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, सत्य बात। चलिए नेक्स्ट जो है वो है तीसरा वाला, जॉन मेनार्ड कीन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल ही गलत बात है। देखिए आधुनिक जो अर्थशास्त्र है उसके जनक है एडम स्मिथ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एडम स्मिथ। डायरेक्ट पूछा जाएगा परीक्षा में कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वहाँ पे लिखना है आपको एडम स्मिथ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, एडम स्मिथ, ना कि मेनार्ड कीन्स, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका असत्य आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व महानदी वर्ष सन 1910 है। तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए विश्व महानदी जो वर्ष है वो 1929 से 1939 के बीच में माना जाता है, ना कि 1910, ठीक है। तो बिल्कुल गलत बात है, इसमें असत्य आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। तो देखिए बिल्कुल सत्य बात है। देखिए जीएनपी जो होता है वो बिल्कुल एक राष्ट्रीय अवधारणा है, ठीक है, तो सत्य इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनिर्मित वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। तो देखिए इसमें आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल ही सत्य, ठीक है। जो अर्धनिर्मित वस्तुएं होती है, आदि निर्मित वस्तुएं जो मध्य में आती है, बीच में आती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट जो मैंने बताए हैं सत्य सत्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, देखिए सही जोड़ी का मिलान कीजिए, ठीक है, सही जोड़ी इसमें पूछी गई है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है एनएनपी। तो देखिए एनएनपी का इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एनएनपी का आ जाएगा, अभी मैंने बताया था आपको, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहाँ पे दे रखा है, ये वाला ऑप्शन, खा वाला, ठीक है। तो एनएनपी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनएनपी का करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है जीएनपी। तो देखिए जीएनपी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एनएनपी जो होता है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, जो जीएनपी होता है वो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। दोनों ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एमपी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय की कठिनाई। तो देखिए वस्तु विनिमय की जो कठिनाई होती है वो होती है दोहरे संयोग का अभाव, ठीक है। वस्तु विनिमय की जो कठिनाई होती है वो होती है दोहरे संयोग का अनुभव, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा का प्राथमिक कार्य। तो देखिए मुद्रा का जो प्राथमिक है वो प्रथम कार्य वो है कि वो है विनिमय का माध्यम, ठीक है। आदान प्रदान, विनिमय मतलब हम आदान प्रदान करते हैं, पैसा, पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, विनिमय का माध्यम होता है, ठीक है। चलिए केंद्रीय बैंक कौन सी है, आप सभी को पता है, केंद्रीय बैंक होती है आरबीआई, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट है व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक बैंक तो देखिए एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई, जहाँ पे हमारे नोट वगैरह छपते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन एमपीसी। तो एमपीसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रकृति, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से मैंने कंप्लीट आपको जोड़ी बता दी है, तो आप इसका ध्यान रखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए एक वाक्य में उत्तर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको याद करना है। पहला क्वेश्चन है एमपीएस का पूर्ण रूप लिखिए। देखिए एमपीएस का पूर्ण रूप होता है मास्टर उत्पादन अनुसूची, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये, ठीक है, मास्टर उत्पादन अनुसूची, ठीक है। चलिए उपभोग फलन क्या है। तो देखिए उपभोग फलन है
आय का वह भाग, आय जो अपनी कमाई होती है उसका वह भाग जो व्यक्ति अपने खुद के ऊपर खर्च करता है, ठीक है, स्वयं के ऊपर जो खर्च करता है उसे कहते हैं उपभोग फलन। तो देखिए उपभोग फलन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि आय का वह भाग जो व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं खर्च करता है, ठीक है, उसे कहते हैं अपन उपभोग फलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। तो देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति है कि किसी आय के स्तर पर कुल उपभोग, ठीक है, कुल जो उपभोग होता है उपभोग व्यय, ठीक है, जो खर्चा होता है कुल उपभोग व्यय, और इसके अपोन में रखें हम अगर कुल आय, कुल आय, तो इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, इसी के अनुपात को कहते हैं हम औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी आय के स्तर पर कुल उपभोग व्यय और कुल आय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। तो देखिए औसत बचत जो प्रवृत्ति है इसका भी एक सूत्र है, औसत बचत प्रवृत्ति का आय के बट्टे में अगर हम बचत रख दें, आय बटा बचत, इसे कहते हैं हम औसत प्रवृत्ति। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, आय तथा बचत के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जीएसटी का पूर्ण रूप लिखिए, आप सभी को पता ही होगा ये तो, जो जीएसटी लगाई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इसे क्या कहते हैं, जीएसटी को कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इसको हिंदी में मैं बता देता हूँ, ये इंग्लिश में होगा इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी भले चल जाएगा, लेकिन हिंदी में इसको अगर हम पूरी तरह से लिखना चाहें तो हो जाएगा वस्तु तथा सेवा कर, ठीक है, गुड्स मतलब होती है वस्तु और सर्विस का मतलब क्या होता है, सेवा, ठीक है, वस्तु तथा सेवा, टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर, ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा वस्तु तथा सेवा कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदायगी संतुलन में कौन सी मंदे शामिल होती है। तो देखिए इसमें होती है चालू खाता यानी कि सेविंग अकाउंट्स, चालू खाता, और एक होता है आपका पूंजी खाता, ठीक है, ये वाले खाते इसमें आते हैं मंदे, ठीक है, कौन कौन से, चालू खाता एवं पूंजी खाता, अदायगी संतुलन में ये मंदे शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट जो ऑब्जेक्टिव हैं ये हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो पूछे गए हैं आपसे कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए। तो देखिए सीमांत उपयोगिता का अर्थ कोई सा भी आप कर सकते हैं, दोनों ही ईजी क्वेश्चन है, मैं इनके आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल उपयोगिता यानी कि कुल उपयोगिता जिसे टीयू कहते हैं, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है जो किसी वस्तु की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है, इसे कहते हैं अपन कुल उपयोगिता, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनधिमान वक्र किसे कहते हैं, या फिर इसके अथवा वाला भी इजी है कि अनधिमान मानचित्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें से आंसर दिखा देता हूँ, अनधिमान वक्र किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं आंसर को, आप नोट करते चलिए। क्वेश्चन पूछा गया है, अंधमान वक्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अनधिमान वक्र वस्तुओं के वैकल्पिक संयोजनों को प्रस्तुत करने की एक ग्राफीय तथा सरल विधि है, ठीक है। यह ग्राफीय विधि होती है जिसमें उपभोक्ता के अनुसार सभी संयोजनों के समान संतुष्टि प्राप्त होने की आशा होती है। तो आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए के अथवा वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अनधिमान मानचित्र क्या है। तो देखिए इसके अथवा वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा कि एक अनधिमान मानचित्र अनधिमान वक्रों का समूह है जो संतुष्टि के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी भाषा में लिखा गया है, आप मेरे अकॉर्डिंग कहीं भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले ही जो मैं आपको दे रहा हूँ यही आप करिए कि उच्चतर अनधिमान वक्र संतुष्टि के उच्चतर स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उच्चतर अनधिमान वक्र दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा अथवा एक वस्तु की मात्रा और दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बजट रेखा किसे कहते हैं, इसके अथवा का है मांग का अर्थ लिखिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोनों, मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ, आप आपके अकॉर्डिंग मैच करते चलिए। बजट रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए बजट रेखा एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो व्यक्ति या संगठन के वित्तीय स्थिति को समझाने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है यानी कि खर्च हो जाती है। तो बजट रेखा की प्रवणता हमेशा ऋणात्मक होती है, आप याद रखिए। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने के इसके चांसेस है, तो इसलिए इसको मिस नहीं करना है। चलिए इसके अथवा वाले को भी ये देख लेते हैं। इसके अथवा में पूछा गया है मांग का क्या अर्थ है। तो देखिए मांग का अर्थ होता है, मांग किसी नियत समकाल में किसी उत्पाद की वह मात्रा है जो
जिसे नियत दाम पर उपभोक्ता खरीदना चाहता है और खरीदने में सक्षम है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए मांग का यही तो अर्थ है। मांग को सामान्यतः एक तालिका या ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं जिसमें कीमत और इच्छित मात्रा का संबंध दिखाया जाता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दो दो लाइनों के, तो आप इनको कर सकते हैं, 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यही आने वाले हैं, तो निश्चिंत रहिए। आपने अगर साल भर से कुछ नहीं किया है तो इन्हीं क्वेश्चनों को करके जाइए बिल्कुल ईजिली, ठीक है। कुछ भी नहीं आया है तो यही लिख देना, आप आराम से पास तो हो ही जाओगे एटलीस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, देखिए उत्पादन फलन किसे कहते हैं या फिर अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं। दोनों के दोनों बिल्कुल ही आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इनको याद रखना है, 2 मार्क्स के लिए तैयार करना है इनको। डेफिनेशंस देखिए परीक्षा में डेफिनेशंस ही आएंगी। 2 नंबर के लिए परिभाषा आपको कंप्लीट करना है। जितनी भी परिभाषा है मैं जो बता रहा हूँ उनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो इनके आंसर मैं बता देता हूँ, आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डबल देख के आप कर लीजिए। अभी आप समझिए। चलिए जो उत्पादन फलन का मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। देखिए उत्पादन फलन क्या अर्थ है, तो देखिए उत्पादन फलन आगतों और निर्गतों में एक गणितीय फलात्मक तकनीक यांत्रिक संबंध है जिससे कि एक दी गई समय अवधि में दिए गए साधनों के संयोग से, जैसे कि भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यमशीलता हो गई तथा प्रौद्योगिकी से अधिकतम संभव उत्पादन किया जा सके, इसे कहते हैं अपन उत्पादन फलन, ठीक है। चलिए इसके अथवा वाला भी देख लेते हैं। इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो है अल्पकाल या दीर्घकाल समय अवधि किसे कहते हैं। तो देखिए अल्पकाल तो वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्ती साधन होते हैं, इसे तो कहते हैं अल्पकाल। इसलिए उत्पादन वर्ग केवल परिवर्ती साधनों को ही बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दीर्घकालिक की समय अवधि जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्ती होते हैं, ठीक है। देखिए मेन डिफरेंस ये है कि अल्पकाल जो समय अवधि होती है उसमें कुछ साधन स्थिर होते हैं या कुछ परिवर्ती साधन होते हैं, लेकिन जो दीर्घकालीन समय अवधि होती है उसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्ती होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है कि अल्पकाल समय अवधि और दीर्घकाल समय अवधि में आप अंतर बताइए, तो आप बेफिक्र होकर लिख सकते हैं कि अल्पकाल में तो कुछ परिवर्ती साधन स्थिर होते हैं, जबकि जो दीर्घकालिक होता है समय अवधि उसमें सभी परिवर्ती साधन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थिर लागत किसे कहते हैं, 10वां क्वेश्चन पूछा गया है। या तो स्थिर लागत किसे कहते हैं या फिर पूछा गया है परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं। तो बिल्कुल दोनों ही आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इनको याद रखना है। तो मैं इनके आंसर आपको दिखा देता हूँ। चलिए स्थिर लागतों से आप क्या समझते हैं, देखिए जिन साधनों की मात्राओं में कुछ समय अवधि तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता उनकी लागतों को स्थिर लागत कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए इसके अथवे वाले भी आप देख सकते हैं, कोई सा भी आप कर सकते हैं दोनों में से। अथवा में पूछा गया है परिवर्तन की लागत क्या है। तो देखिए परिवर्तन की लागत उस डॉलर मूल्य को संदर्भित करती है जो एक परियोजना को वहन करती है यदि डिलीवरी से पहले किसी व्यावसायिक आवश्यकता को संशोधित किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लिखते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है 11वां क्वेश्चन है परिवर्तनीय अनुपातों का नियम क्या है या फिर पैमाने के प्रतिफल को क्या कहते हैं, ठीक है। पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। दोनों ही आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए डेफिनेशन सारी इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जाना है, आप इजीली इनको कर पाएंगे परीक्षा में, ठीक है। तो इनके आंसर भी हम देख लेते हैं। चलिए तो आप देख सकते हैं परिवर्तन अनुपात का नियम किसे कहते हैं। तो देखिए अल्पकाल में सभी उत्पादन साधनों की मात्रा में परिवर्तन संभव नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए कम समय में साधनों की मात्रा में परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए कुछ साधनों को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। देखिए कुछ को स्थिर रख लिया और कुछ में हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा में हमने वृद्धि कर ली, तो उसे एक परिवर्तनशील साधन वाला उत्पादन फलन कहा जाता है, एक वाला, ठीक है। बदल जाता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, ये बदल जाता है तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, परिवर्तन अनुपात इसे कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप समझ के इसको लिख सकते हैं। इसके अथवा वाला भी चलिए देख लेते हैं। देखिए पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या है। तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पैमाने के स्थिर प्रतिफल से अभिप्राय है कि जब उत्पादन के साधनों की मात्रा इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि साधनों का अनुपात अपरिवर्तित रहता है। देखिए साधनों का जो अनुपात है वो अपरिवर्तित रहना चाहिए, अनचेंज्ड रहना चाहिए, इसलिए उत्पादन उसी समान अनुपात में बढ़ता है जिसमें साधनों में वृद्धि होती है। अन्य शब्दों में आप देख सकते हैं कि साधनों की मात्रा दोगुनी होती है, उत्पादन भी दोगुना हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे साधन बढ़ेगा वैसे वैसे उत्पादन भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसे कहते हैं पैमाने का प्रतिफल का नियम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12वां क्वेश्चन, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। एज इट इज फंसेगा, मैं कहता हूँ डिट्टो, एज इट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, कंज्यूमशन गुड्स या फिर कैपिटी गुड्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इनका आंसर भी हम देख लेते हैं। चलिए उपभोग वस्तुएं किन्हें कहते हैं, तो देखिए जिन वस्तुओं से प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकताओं की तृष्टि की जाती है उन्हें उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए डबल रोटी, फल, दूध, वस्त्र आदि, ठीक है। उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरी करती है। तो बिल्कुल सही बात है, देखिए रोटी की सभी को ज़रूरत है, फल, दूध, वस्त्र, कपड़े, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके अथवा में पूछा गया है पूंजीगत वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, तो देखिए पूंजीगत वस्तुओं से, जो पूंजीगत वस्तुएं हैं वो भौतिक संपत्तियां हैं जिनका उपयोग कंपनी यानी कि कंपनी उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए करती है। जैसे कि भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन और उपकरण जैसी अचल संपत्तियां शामिल है। पूंजीगत वस्तुओं उपभोक्ता वस्तुओं से भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, देखिए जो पूंजीगत है वो उपभोक्ता से भिन्न तो होगी होगी, ठीक है। जो उत्पादन और विनिर्माण का अंतिम उत्पाद होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनका खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगला जो 13th क्वेश्चन है वो पूछा गया है, राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए। चलिए मैं आपको 3 बता दूंगा, आप कोई सी भी आपके अकॉर्डिंग 2 कर सकते हैं। या फिर पूछा गया है दोहरी गणना किसे कहते हैं, तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए राष्ट्रीय आय की माप के लिए मुख्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली है उत्पाद विधि, दूसरी है आय विधि, तीसरी है व्यय विधि, ठीक है। इनको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आप केवल नाम लिख सकते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, इसलिए आप इनके नाम लिख सकते हैं। और प्रश्न में तो केवल 2 पूछी गई है, तो आपके अकॉर्डिंग आप 2 कर सकते हैं। इसके अथवा वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। दोहरी गणना का आप आंसर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना एक बार गिनने के बाद दूसरी बार गिना जाए तो उसे दोहरी गणना कहते हैं। बिल्कुल, दोहरी गणना से राष्ट्रीय आय का वास्तविक ख्याल नहीं आता है। जो राष्ट्रीय आय ऊंची दिखाई देती है वास्तव में ऐसा नहीं होता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना से बचना चाहिए। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, आपको 2 मार्क्स इजीली प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्रीय बैंक के 2 कार्य, व्यावसायिक बैंक के 2 कार्य एज इट इज फंसेगा, ठीक है। डिट्टो फंसेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, और व्यावसायिक बैंक यानी कि एसबीआई, इन दोनों के आपको वर्क कंठस्थ याद ही होने चाहिए। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, इनको याद कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्य देख सकते हैं आप। सबसे पहला जो इसका मेन इंपॉर्टेंट कार्य है वो मुद्रा जारी करना, ठीक है। यानी कि बिल्कुल नोट छापते हैं वो तो मुद्रा जारी करते ही हैं। भारत सरकार के बैंकर और ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। वाणिज्य बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना, ये भी इसका वर्क है। वित्तीय प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना। तो मैंने 4 वर्क आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन में तो बस 2 पूछे गए हैं। आप आपके अकॉर्डिंग कोई से भी 2 जो आपको ईजी लगे वो याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और वर्क देख लेते हैं, जो नीचे क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी आप वर्क देख ले। इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक के कार्य लिखिए। तो देखिए व्यावसायिक बैंक क्या कहते हैं, इन्हें वाणिज्य बैंक भी कहते हैं। वाणिज्य बैंक या व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक, तीनों इसके नाम है, कोई सा भी आ सकता है परीक्षा में, याद रखिए, बार बार बोल रहा हूँ। वाणिज्यिक बैंक, व्यावसायिक बैंक और व्यापारिक बैंक तीनों एक ही होती है, ठीक है। व्यापारिक बैंक लोगों के रुपयों को जमा के रूप में स्वीकार करती है, बिल्कुल आप गए होंगे बैंक में, रुपए जमा करवाते हैं हम। तथा जब लोगों को मुद्रा की जरूरत होती है यानी कि पैसों की जरूरत होती है तो उन्हें ऋण यानी कि लोन के रूप में उधार भी देती है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक शाख निर्माण का भी कार्य करते हैं। तो आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं, ये तो डेली लाइफ से आप इसको कंपेयर करके याद कर सकते हैं कि लोगों को रुपए जमा करने के रूप में भी स्वीकार करती है तथा उधार भी हमें देती है लोन के रूप में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए या फिर अधिशेष एवं घाटा बजट क्या है, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, ठीक है। तो सरकारी बजट के मैं 2 कार्य आपको बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एक एक क्वेश्चन छांट के लाया हूँ, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि परीक्षा में एज इट इज ये फंसने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देख सकते हैं आप सरकारी बजट के जो कार्य हैं, एक सरकारी बजट वर्षों से विकसित होता हुआ एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, बिल्कुल सही बात है, जिसमें परियोजना और योजनाओं के माध्यम से नीतियों को क्रियान्वित करने की विशेषताएं हैं। बजट की व्यवस्था द्वारा किसी देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति प्राप्त
की जा सकती है। ठीक है, तो इसको आप याद करिए, बिल्कुल तैयार करके रखिए, परीक्षा में इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग कोई सा भी आप लिख सकते हैं। सरकारी बजट के 2 कार्य मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए सारे के सारे देखिए इजी क्वेश्चन है, अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, मैंने आपको सारे आंसर दे दिए हैं लगभग। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन एक बार देख तो लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषता, तो बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। दोनों क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई 3 लक्षण लिखिए, या फिर इसमें आपको पूछा गया है कि लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखिए। कोई सा भी आप कर सकते हैं, दोनों के दोनों आईएमपी क्वेश्चन है। एक भी सिंगल क्वेश्चन इस पीडीएफ से मिस नहीं करना है आपको, एज इट इज आएगा। जब आपका पेपर होगा मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बार बार बोला था, कर लो। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, समग्र मांग का क्या अर्थ है, तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 घटक इसके लिखने हैं। न्यून मांग किसे कहते हैं, इसको ठीक करने के 2 उपाय लिखिए। आप आपके अकॉर्डिंग इनको देख सकते हैं, मैं या तो इनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में पहुंचवा दूंगा। ठीक है, चलिए राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए, कोई 3, बिल्कुल 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे में भेद कीजिए। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अंतर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग को रेखाचित्र सहित समझाइए, या फिर मांग का नियम क्या है, रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम निर्धारित कीमत तथा निम्नतम निर्धारित कीमत को उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण सहित समझाना है आपको, या फिर पूछा गया बाजार संतुलन की व्याख्या रेखाचित्र सहित कीजिए। ठीक है, आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बड़े क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, बिल्कुल उनको टाइम वेस्ट करने जैसा ही होगा। इससे अच्छा होगा कि मैं पीडीएफ आपको दे दूँ, प्रोवाइड कर दूँ टेलीग्राम में। ठीक है, मैंने जो 2-2 मार्क्स है वो तो आपको पढ़ के बता दिए हैं, तो उनको आप खास ध्यान रखिए। ठीक है, बड़े में से भी आप छोटे उनको टुकड़ों में तोड़कर याद कर सकते हैं। बाजार संतुलन की व्याख्या रेखाचित्र सहित समझाइए, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ये तो आईएमपी क्वेश्चन है, ये परीक्षा में इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 22वां क्वेश्चन पूछा गया है, मित्त व्यवता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। आप कोई सा भी कर सकते हैं, गुणक को। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के कोई 4 गुण लिखिए। बिल्कुल ही आईएमपी क्वेश्चन है। या फिर तृतीय यानी कि मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी कि तृतीय विनिमय दर प्रणाली के कोई 4 गुण लिखिए। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप 2 भी करेंगे तो 2 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि 2 से 3 तो आप याद कर ही लो। तो इस प्रकार से मैंने क्लास 12th एमपी बोर्ड इकोनॉमिक्स का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे करवा दिया है। आप इसको जरूर भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी एक सिंगल क्वेश्चन भी इसका मिस नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव और 2-2 मार्क्स के तो मैंने आपको लाइन टू लाइन बताया है, तो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी मदद हो सके जिनको पता नहीं हो। ठीक है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।